नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। कल से हमने यहाँ से सेकंड चैप्टर का जो हमारा विलियन है वहाँ से एक फास्ट रिवीजन हम लोगों ने यहाँ पे करना शुरू किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यदि जून में भी परीक्षा लेता है तब तक एक बार इसी स्पीड से हमारी केमिस्ट्री का पूरा रिविजन हो जाएगा। कल प्यारे बच्चों हमने समझा था कि विलियन कैसे कहते हैं, विलियन में विलेय और विलायक क्या होते हैं। इसी प्रकार से तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन और असंतृप्त विलियन के साथ में ही देखा था आप लोगों ने कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है। इसके साथ में घटकों की संख्या के आधार पर हमने विलयन का वर्गीकरण पढ़ा था। साथ में विलेयता, मानक विलयन और सांद्रता और गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, द्रव विलयन क्या क्या होते हैं, उन सभी को हमने कल पढ़ लिया था। साथ में जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे आज हेनरी का नियम क्या है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, हम शुरू करते हैं हेनरी के नियम के बारे में। तो आइए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? हेनरी के नियम के बारे में। तो हेनरी के नियम के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि हेनरी का नियम है क्या। ठीक है ना, तो हेनरी ने सन 1801 में, याद रखिए कब की बात है, 1801 की। हेनरी ने सन 1801 में क्या किया था? गैसों की द्रव्य में विलेयता, याद रखिए किसकी, जो गैसें होती हैं वो किस में घुलेंगी? द्रव में, है ना। तो हेनरी ने सन 1801 में गैसों की द्रवों में विलेयता पर, इन पर दाब का क्या प्रभाव होता है, समझिए अच्छे से। इन पर गैसों की द्रव में जो विलेयता है, इस पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक नियम दिया जो हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, किस नाम से जाना जाता है? जो कि हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है देखिए। और इन्होंने नियम क्या दिया? इन्होंने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी भी द्रव के निश्चित आयतन में, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है कि जो स्थिर ताप होता है, उस स्थिर ताप पर किसी भी द्रव का जो निश्चित आयतन है उसमें विलेय गैस का द्रव्यमान, किसकी बात हो रही है? विलेय गैस का द्रव्यमान। ठीक है ना, ये जो विलेय गैस का द्रव्यमान होता है ये आरोपित दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? आरोपित दाब के समानुपाती होता है। यहाँ से आप लोग पहले एक बात और याद रख लीजिए कि हमने विलेय और विलायक पढ़ लिया है। तो यदि मान लीजिए यहाँ से ध्यान रखना ए है, तो ए का मतलब होता है विलायक। ए का मतलब क्या होता है? विलायक। बी का मतलब क्या होगा? वी का मतलब होगा विलेय, याद रखेंगे। बी का मतलब विलेय। यदि मान लीजिए डब्ल्यू लिखा है, क्या लिखा है? डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। इसको याद रखना है। ठीक है ना, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्रव्यमान। ठीक है ना, चलिए। तो डब्ल्यू क्या होगा? यहाँ से द्रव्यमान हो जाएगा। और यदि एम लिखा है तो इसका मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। अब ये आणविक द्रव्यमान क्या है? तो आणविक द्रव्यमान में आपको याद रखना है कि जो तत्व होते हैं उनके परमाणु भारों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे उसे हम? आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना। तो हेनरी ने जो नियम दिया था, हेनरी ने क्या बोला था? हेनरी ने बोला था कि स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान होता है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, समझेंगे आगे। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग कि यहाँ से देखें आप लोग कि यह एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ से द्रव भरा हुआ है। क्या भरा होता है? द्रव। ठीक है, और इसमें क्या है? ये गैस मिली होती है। जैसे हम इसके कॉक को खोलते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, तो यहाँ से आपने देखा होगा CO2 गैस निकलती है कि नहीं निकलती है। तो ये जो CO2 गैस है और यहाँ पे द्रव है। अब इसमें दाब का क्या प्रभाव होता है ये हेनरी ने हमें बताया था। ठीक है ना, तो नियम क्या है समझ में आ रहा है कि पहली बात तो याद रखना कि 1801 में दिया, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को बताने के लिए दिया था। फिर नियम क्या था कि स्थिर ताप पर किसी भी द्रव का एक निश्चित आयतन होता है, उसमें जो विलेय गैस का द्रव्यमान होता है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। कैसा होता है? आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से अर्थात क्या हो जाएगा? एम समानुपाती क्या है? पी। और यहाँ से क्या हो जाएगा? एम इक्वल के पी। एम यहाँ से क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और पी क्या है? प्रेशर है, दाब है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? एम इक्वल के पी। क्या क्या हो? के हो जाएगा यहाँ से एक स्थिरांक है के। आगे देखिए यहाँ पर एम क्या है? विलेय गैस का द्रव्यमान, पी क्या है? आरोपित दाब, और के क्या है? यहाँ से स्थिरांक है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग? बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना। तो नियम, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नियम क्या है एक बार और देखिए
कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान होता है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। कैसा होता है? आरोपित दाब के समानुपाती होता है। इसलिए आपको याद रखना है, ये पूरा अच्छे से याद रखेंगे, एम समानुपाती पी, और एम इक्वल क्या हो जाएगा? के पी। एम क्या हो गया? विलेय गैस का द्रव्यमान, पी क्या हो गया? आरोपित दाब, और के क्या हो गया यहाँ से? स्थिरांक। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए। आगे हेनरी का नियम देखिए, इसकी सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है हेनरी के नियम की, इनको देखिए। तो नंबर 1 जो है कि यह जो नियम है हेनरी का नियम, यह नियम केवल आदर्श अवस्था में लागू होता है। कौन सी अवस्था में? आदर्श अवस्था में। आदर्श अवस्था क्या होगी? कम दाब और उच्च ताप पर ही केवल लागू होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपको याद रखना है कि विलयन में जो गैस के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी हम किसी भी विलयन में गैस के अणुओं को घोलेंगे तो वो उसमें जुड़ना नहीं चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए, संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है कि गैस और विलायक के मध्य कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होना चाहिए। यह इसकी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, और इसका उपयोग क्या हो जाएगा हेनरी के नियम का? तो यूजेस देखते हैं हम, इसके उपयोग क्या क्या होंगे। तो कार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक की बात करेंगे, बियर आदि की बात करेंगे, इनको बनाने में हेनरी का जो नियम है वो लागू होता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो अपना नियम दिया था वो किस पर दिया था? कोई भी जो विलेय गैस पर दाब का क्या प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, तो पूरा भरोसा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आप लोग। अब यहाँ से देखो, अब हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ से कि सांद्रता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। क्या करना है हमें? सांद्रता ज्ञात करने की जो विभिन्न विधियां हैं उसका वर्णन करना है। कल हमने पढ़ा था कि सांद्रता किसे कहते हैं। कल आप लोगों को मैंने बताया था ना कि सांद्रता किसे कहते हैं। याद है आप लोगों को सांद्रता की परिभाषा क्या होती है? तो किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो देखो यदि मान लीजिए किसी विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात है तो उसे हम बोलेंगे मानक विलयन। क्या बोलेंगे? मानक विलयन। लेकिन यदि किसी विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात नहीं है तो उसकी सांद्रता हम क्या करते हैं? इन विधियों के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सांद्रता ज्ञात करने की 7 विधियां होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 7 विधियां होती हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशतता या परसेंटेज। क्या है इसमें? देखिए कि भार के अनुसार या फिर आयतन के अनुसार, ठीक है ना, भार या आयतन के अनुसार विलयन के जो 100 भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है वो प्रतिशतता कहलाती है। परसेंटेज साधारणतः हम लोग निकालना जानते हैं आसानी से। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए क्या हो जाएगी कि भार के अनुसार या फिर आयतन के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है, किसकी? विलेय की, वो प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान और बटे में क्या जाएगा? विलयन का कुल द्रव्यमान। यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान और यहाँ पर विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100। क्लियर है? तो ये होती है परसेंटेज या प्रतिशतता। क्या होती है? ये प्रतिशतता। ठीक है, आइए इसका एक हम जो क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं और अच्छे समझिए। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 40 ग्राम NaOH 200 ml विलयन में घुला है। ठीक है, 40 ग्राम NaOH जो विलयन है वो कितने में? 200 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन की सांद्रता जो है वो प्रतिशतता में ज्ञात करना है हमें। क्या करना है? प्रतिशतता में हमें उसको ज्ञात करना है। अब देखो प्रतिशतता में निकालना है हमें, तो एक तो हमें दिया है 200 ml विलयन, तो ये तो हमारा क्या हो गया? विलयन। लेकिन कितना? 40 ग्राम, तो ये कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। विलेय को हम दर्शाते हैं B से। किसे दर्शाते हैं? B से। अब यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज का? कि विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय क्या हो गया? NaOH। विलयन का कुल द्रव्यमान तो दिया है आपको कितना? 200 और इंटू 100, तो परसेंटेज प्रतिशतता बराबर, अब यहाँ से विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है हमें? 40 दिया है। विलयन कितना दिया है? 200 और इंटू में क्या जाएगा आपका? 100। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको जब आपने सॉल्व किया पूरे को, ठीक है ना, तो यहाँ से ये कितने से? 2 से जाएगा और ये जाएगा कितने से? 2 से। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा 20। तो प्रतिशतता कितनी प्राप्त हुई? प्रतिशतता में प्राप्त हो जाती है यहाँ से 20। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें पढ़ना है मूलरता। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूलरता अति महत्वपूर्ण और ये कई बार एग्जाम में आई है, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग कि मूलरता क्या है। ठीक है ना, चलिए मूलरता को समझते हैं हम लोग।
मोलरता क्या है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो याद रखना कि मोलरता जो है क्या है, यह सांद्रता ज्ञात करने की एक विधि है, ठीक है। 7 विधियां होती हैं। प्रतिशतता हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम और मोल प्रभाव, ये 7 विधियां होती हैं। तो अभी हमें कौन सी पढ़ना है, मोलरता पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसको। कोई भी विलयन है, उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, इतनी लाइन याद रखिए, विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या है, क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। इतना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो मोलरता क्या है, विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोलरता कहते हैं। तो पहले तो आपको इसकी परिभाषा याद रखना है कि मोलरता की परिभाषा क्या होगी, ठीक है ना। तो मोलरता की परिभाषा क्या हुई, विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या है, मोलरता कहलाती है। और मोलरता को जो है प्रति लीटर आयतन में व्यक्त किया जाता है। मोलरता को हम किस में व्यक्त करते हैं, प्रति लीटर आयतन में व्यक्त करते हैं, ठीक। अब देखो चूंकि ये जो मोलरता है इसमें आयतन तक की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, आयतन की। और आयतन जो है वो ताप से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, ताप से। इसलिए मोलरता भी ताप से प्रभावित होती है, ये भी याद रखिए, मोलरता ताप से प्रभावित होती है। और मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब मोलरता का फार्मूला देखिए, मोलरता का फार्मूला क्या हो जाएगा कि विलेय के मोलों की संख्या, क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में क्या जाएगा, विलयन का लीटर में आयतन। समझना बहुत अच्छे से। तो मोलरता की परिभाषा क्या थी कि किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बात समझ में आ रही है, विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, बात वही है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला समझते हैं। देखो ध्यान से इसका फार्मूला देखिए कि मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, समझना आप। अब एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो विलेय के मोल हैं, तो ये मोल होते हैं, मोल बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। इस बात को याद रखना, मोल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो मोल को तो हम दर्शाते हैं एन से, किससे, एन से। द्रव्यमान को दर्शाएंगे डब्ल्यू से, और आणविक द्रव्यमान को दर्शाएंगे से एम से। तो इसके जगह पे क्या जाता है, इसकी जगह पे आ जाता है, याद रखना आप लोग, यहाँ पे ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। चलिए आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का लीटर में आयतन। तो अब यहाँ से देखो आप, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर यहाँ से हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान जो भी आपको बताया था, और विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्लियर हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे लीटर में आयतन है तो हमने इसको कर दिया मिलीलीटर में, किसमें कर दिया, मिलीलीटर में। तो इंटू में यहाँ से आ गया 1000, और यहाँ पे क्या आ गया, विलियन का प्रति जो मिलीलीटर है, मिलीलीटर में आयतन, विलियन का किस में आयतन, मिलीलीटर में आयतन। तो इस तरीके से मोलरता का फार्मूला क्या बनेगा, मोलरता को हम दर्शा रहे हैं कैपिटल एम से, और विलेय का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को आपको बताया था डब्ल्यू से शो करते हैं, और विलेय को शो करते हैं बी से। तो विलेय के द्रव्यमान को हम क्या बोल पाएंगे, विलेय के द्रव्यमान को हम बोलेंगे डब्ल्यू वी। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू वी। अब विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान को दर्शाते हैं एम से, और बी क्या है, विलेय। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या हो गया हमारा, एम बी, और यहाँ पे 1000 थे, ये हमने लिख दिए। और विलियन का मिलीलीटर में आयतन, आयतन को शो करते हैं वी से, वॉल्यूम से, और ये हुआ हमारा मिलीलीटर में आयतन है, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे मोलरता के, वो इस फार्मूले से करेंगे, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हुआ, डब्ल्यू वी अपॉन एम बी, और यहाँ पे क्या हुआ 1000 अपॉन वॉल्यूम जो है कि मिलीलीटर में आ गया, ठीक है। आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, मोलरता के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन दिया है हमें 4 ग्राम NaOH 200 ml विलियन में घुला हुआ है, हमें इसकी मोलरता ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। क्या निकालना है हमें, यहाँ से हमें इसकी मोलरता को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मोलरता जब निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसका फार्मूला होता है डब्ल्यू वी अपॉन एम बी, और इंटू में कैसा आएगा, इंटू में हमारे पास आएगा 1000 अपॉन वी, और ये रहेगा मिलीलीटर में,
ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमें डब्ल्यू बी चाहिए, तो डब्ल्यू बी क्वेश्चन में दिया है कितना, यहाँ से 4, कितना दिया है 4। फिर हम निकालेंगे एम बी, तो एम बी कैसे निकालते हैं आपको बताया मैंने कि जो भी हमें तत्व दिए हैं उनके परमाणु भारों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखो सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, क्या क्या है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, इनको सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो एम बी हमें कितनी, एम बी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, एम बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 40। और ये जो विलियन है, वॉल्यूम है, ये हमें कितना दिया है, ये दिया है हमें 200 ml। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू है उसको हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, रखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो डब्ल्यू बी कितना दिया है हमें 4, तो डब्ल्यू बी की जगह पे क्या आ गया यहाँ से 4। एम बी कितना निकला 40, तो यहाँ से आ गया हमारा ये 40। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या जाएगा ये 1000 और बटे में क्या जाएगा यहाँ से ये 200, बटे में क्या आ गया ये 200। तो अब यहाँ से देखो फाइनल आंसर क्या निकलेगा, आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या हुआ, ये 5 बार गया, 5 को हमने यहाँ से 40 में 40 को भाग दिया तो यहाँ से क्या हो गया ये 8, 4 और ये, तो क्या बचा हमारे पास बचा 1/2, क्या बच रहा है 1/2। और इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5। क्या गया हमारे पास आंसर है 0.5। समझ में आ गया आप सभी को। यदि क्लियर हो रहा हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके, हाँ, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़रूर बताएं। तो इसमें याद रखना है आपको बच्चों की आंसर जो है हम लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर हमें आंसर क्या मिला 0.5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर हमारा 0.5। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ से दिया है वो क्या है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन दिया है कि 10 ग्राम यूरिया, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है 10 ग्राम यूरिया 500 ml विलियन में घुला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। 10 ग्राम जो यूरिया है वो 500 ml विलियन में घुला हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है मोलरता। तो मोलरता जब हमें ज्ञात करनी है तो मोलरता का फार्मूला हम लोग जानते हैं, W इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी M इक्वल क्या होगा WB/MB। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 1000/V। अब यहाँ से देखो WV की वैल्यू तो है 10, कितनी है 10, और MB की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से देखना आप लोग, WV की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 दी है, और यदि MB की वैल्यू की बात करें तो इसमें यूरिया, तो यूरिया का फार्मूला जानते हो आप लोग, यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CONH2, ये हमारा यूरिया का फार्मूला है। तो यहाँ से देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन सब के परमाणु भारों को हमें आपस में जोड़ना है। क्या करना है, इन सभी के परमाणु भारों को हम जोड़ेंगे। तो जब इसको आप लोग कॉपी में सॉल्व करके देख सकते हैं, नाइट्रोजन का होता है कितना 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ से 2 जुड़ा हुआ है तो ये 2 माना जाएगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और फिर वही नाइट्रोजन का 14 होगा और हाइड्रोजन का 1, लेकिन यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे ये 2 लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इन सबको जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 60। और हमेशा याद रखना यूरिया का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 60। फिर हम बात करेंगे V की, तो V की वैल्यू आपको कितनी दी यहाँ से 500, कितनी दी हुई है 500। ठीक है, तो अब हम हमारे पास पूरी वैल्यू आ चुकी हैं, इनको क्या करेंगे हम इस फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो आप M इक्वल, अब WV की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10, MB की वैल्यू कितनी निकली है तो 60, यहाँ से हमारे पास कितना है ये पूरा 1000 और यहाँ पे आपके पास कितना आया है 500, कितना आ गया ये 500। ठीक है, अब इसको आपको पूरा सॉल्व कर देना है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है बताइए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से ये कितनी बार गया 2 बार। ठीक है, अब ये कितनी बार गया यहाँ से, तो ये जाएगा कितनी बार 3 बार, कितनी बार जाएगा 2 3 6 30 बार। अब यहाँ से ये आपके 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बच रहा है 1/3, क्या बचा 1/3। इसको यदि आप लोग पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो मोलरता बराबर हो जाएगा आपका पास 0.3। तो ये आपका आंसर हो गया। मोलरता आपकी कितनी निकली है, मोलरता निकली है 0.3, कितनी निकली है मोलरता आपकी 0.3। ठीक है, उम्मीद है कि पूरे तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, चलिए एक और कर लेते हैं हम लोग।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है मोलरता का, उसको और देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का 500 ml, समझना, यहाँ से ग्लूकोज का 500 ml जो है 2 मोलर विलियन बनाने के लिए, अब आपको मोलरता इसमें दी हुई है ऑलरेडी 2 मोलर, तो आपको मोलरता तो निकाल ली है, लेकिन मोलरता का मान यहाँ से दिया है कितना, 2 मोलर। तो ग्लूकोज का 500 ml जो है 2 मोलर विलियन बनाने के लिए कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन क्या है, कितने ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, विले। तो अब आप ध्यान रखना अच्छे से कि यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे W भी निकालना है, क्योंकि पूछा है कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा क्या रहेगा, फार्मूला हमारा वही रहेगा कि M इक्वल क्या होगा यहाँ से, WV अपॉन MV। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 अपॉन में क्या जाएगा, V। अब इसको ध्यान से देखिएगा आप पूरे को, कि जो WV है क्या है, ये जो WV है ये तो आपको निकालनी है, ज्ञात करना है WV। ठीक है, अब MV की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग जानते हो, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6। देखो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ध्यान से देखना आप, क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला हमारा होता है, ध्यान से देखो, C6H12O6। अब क्या करना है, हमें इन सबको आपस में जोड़ना है, समझना क्या करना है, इन सबको आपस में हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, जैसे कार्बन है तो 6 कार्बन लेंगे, किस तरीके से, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, लेकिन यहाँ पे 6 लगे हुए, तो यहाँ पे इसको 6 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 12 लिखेंगे, और इसी तरीके से ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो उसको 6 से गुणा करके लिखोगे। तो जब इसको आप पूरे को सॉल्व कर लोगे तो MB की जो वैल्यू है वो आपको निकलेगी 180। कितनी निकलेगी, 180। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और M की बात करेंगे तो M की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है, M की वैल्यू आपको क्या है, दी हुई है, कितनी, 2। और यहाँ से आपको 500 ml मतलब V भी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको यहाँ से आयतन दिया है 500। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा अब आप लोग कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, अब M जो है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 हमें दी हुई है, ये M बराबर 2। W भी हमें क्या करना है, यहाँ से W भी हमें निकालना है। ठीक है, MB की बात करेंगे तो MB कितना है, 180 है, कितने ये 180। ठीक है, अब यहाँ से कितना है, यहाँ से ये 1000, वॉल्यूम कितना दिया है हमें दिया है ये 500, कितना दिया है 500। बात समझ आ रही है पूरे। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को। तो देखो ये कितनी बार गया, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब 500 से हमने 1000 में भाग दिया तो हमारे पास कितने आए, 2। अब 2 से हमने 180 को क्रॉस कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे कितने बचे, 90। कितने बचे हमारे पास, 90। अब आप देखो ये जो 2 है इनको हम कहाँ, यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, और बराबर में ये W भी इस तरफ आ जाएगी, तो W भी हमें निकालना था। तो यहाँ से याद रखना बच्चों, ये WV जो है इसकी वैल्यू 90 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 180। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, तो 180 ग्राम ग्लूकोज की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और इसके बाद कल हम लोग आगे जो हमारी मोलरता है, मोल प्रभाष है, PPM वगैरह है, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में न्यूमेरिकल जो परीक्षाओं में आते हैं, हम उन न्यूमेरिकल को भी यहाँ से सॉल्व करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सभी बच्चे, ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, साथ में ही जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।